इस चुनाव में मैं पहले दिन से कह रहा था, ये चुनाव कोई दल नहीं लड़ रहा है, कोई उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है, कोई नेता नहीं लड़ रहा है। ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है। जिनके आंख कान बंद थे, उनके लिए मेरी बात समझना मुश्किल था। हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पंडितों को उनकी सारी 20वीं सदी की सोच को छोड़ना पड़ेगा। 21वीं सदी है, ये नया भारत है। एक ऐसा प्रिंट आउट, एक ऐसा टैग, फैशन हो गई थी, कुछ भी करो उसको लगा लो, आपके गंगा स्नान करने जितना पुण्य मिल जाता था। उस टैग का नाम था, और पूरी तरह नकली, उस टैग का नाम था सेक्युलरिज्म। और नारे लगते थे, सेक्युलर एक हो जाओ, सेक्युलर एक हो जाओ। आपने देखा होगा 2014 से 19 आते आते उस पूरी जमात ने बोलना ही बंद कर दिया। इस चुनाव में एक भी राजनीतिक दल सेक्युलरिज्म का ये नकाब पहन करके देश को गुमराह करने की हिम्मत नहीं कर पाया है। ये बेनकाब हो गए। विक्ट्री स्पीच। अब से थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली हेडक्वार्टर में अपने पुरजोश हामियों से खिताब कर रहे थे और आगे क्या होने जा रहा है उसकी आउटलाइन पेश कर रहे थे। आप सुन चुके हैं, पिछले 2-2.5 महीने से ही सुन रहे हैं कि भारत में 545 नशिस्तों पर मुश्तमिल लोकसभा के जो चुनाव हैं 7 मरहलों में मुकम्मल हुए। अब तक जो आई हैं रिज़ल्ट्स आए हैं उनके मुताबिक बीजेपी की क़यादत में जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है 327 सीटें उन पे लीड है 545 टोटल नशिस्तों में से। और बाज़ जो चैनल्स हैं वो बता रहे हैं कि 345 तक नशिस्तें एनडीए को हासिल हो सकती हैं। इसमें बीजेपी को ऐन मुमकिन है कि 303 नशिस्तें सिर्फ बीजेपी को मिल जाएं। उसके मुकाबले में कांग्रेस की क़यादत में जो यूपीए इत्तेहाद है वो 87 नशिस्तों पे उसकी लीड है और ख़ुद कांग्रेस की अपनी नशिस्तें अगर गिनी जाएं तो 55-56 के करीब उन 87 में से सिर्फ कांग्रेस की हैं। 2014 में 44 थी जी, इस दफ़ा अगर 55 आ जाएँ तो 10 और बढ़ गई। मतलब कि कोई 8-9 इलेक्शंस में चांस बनता है हाँ, कि ये अगर इस रेट पर चलते रहे तो तब तक मोदी भी नहीं रहेंगे। हाँ, ये भी है। अच्छा, उस जो वक्त तक योगी होगा। एक बहुत ही अहम इत्तेहाद था बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का रियासत उत्तर प्रदेश में, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चूंकि ये लोअर क्लास है उसका इत्तेहाद है और लोअर क्लास की मेजॉरिटी है तो बीजेपी को दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। लेकिन अब तक जो नताइज आए हैं यूपी की 80 नशिस्तों में से, उसमें से बीजेपी 61 नशिस्तों पे लीड कर रही है जी। और ये जो बीएसपी एसपी इत्तेहाद है ये 18 पे है और कांग्रेस 1 पे है। लोकसभा की जो मेन नशिस्तें हैं बाकी वो 123 वो दीगर पार्टियों में बटा चुकी हैं। आज़ादी के बाद से कहा जा रहा है कि अब के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं, यानी 67%। ये औसत जो है वो चल रहा है। इसमें से जो बीजेपी की क़यादत में एनडीए है उसको 45% वोट मिले हैं, जो कि 2014 के मुकाबले में 7% ज़्यादा है, 7% ज़्यादा है। जबकि कांग्रेस को इस बार 2014 के मुकाबले में सिर्फ 2.6% वोट ज़्यादा पड़े हैं। और इस वक्त सिवाय पंजाब के कांग्रेस की जो अक्सरियत है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है।
राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आपको याद होगा कि इन्होंने रियासती इलेक्शन जीते थे। मुकाबला है, सफाया हो चुका है कांग्रेस का। गुजरात सर राहुल गांधी के साथ खुद किया हुआ है। मैं अर्ज कर रहा हूँ अमेठी वाला। अच्छा, मोदी जो हैं वो बनारस में 4 लाख वोटों की लीड से जीते हैं अब तक के जो अंदाजे हैं उसके मुताबिक। जो राहुल गांधी साहब हैं वो अपनी जो अमेठी की सीट है वो स्मृति ईरानी से, बीजेपी की जो कैंडिडेट है, मजबूत उम्मीदवार थी, उनसे हार गए हैं। सास भी कभी बहू थी वाली। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बिलावल जो है वो 9 डेरों की सीट से हार जाए। अच्छा, लेकिन का मुकाम है यार। लेकिन चूंकि राहुल का अंदाजा था, लिहाजा उन्होंने केरल से भी बंदोबस्त किया था। वियनादा की एक सीट थी, उससे उन्होंने कहीं तो बच लड़ा, जाओ, तो वो वहां से वो जीत गए। उनकी जो वालिदा है सोनिया गांधी, अलबत्ता रायबरेली की जो उनकी आबाई सीट है उससे जीत गई हैं। भोपाल में जो दहशतगर्दी में मुलव्विस पाई गई थी प्रज्ञा ठाकुर, सैफ्रॉन क्लॉड, उन्होंने जो दिग्गज किस्म के रहनुमा हैं कांग्रेस के, दिग्विजय सिंह, उनको लिटा दिया। नाथूराम गोडसे की फैन। अच्छा, हाँ, गोडसे की फैन। और मोदी साहब ने कहा था कि हमने प्रज्ञा ठाकुर को इसलिए खड़ा किया है कि जो लोग कहते हैं कि हिंदू टेररिज्म होता है उनको हम जवाब दे सके। आज जवाब दे दिया, मिल गया। बिल्कुल जवाब मिल गया। साबिक वजीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती, वो अनंतनाग में अपनी सीट हार गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक फर्स्ट टाइमर उम्मीदवार से। लेफ्ट के साथ सबसे बुरी हुई है, लेफ्ट टोटली वाइप आउट हो गया है। मेरी इत्तला के मुताबिक अब तक एक भी उनका जो कैंडिडेट है वो कहीं लीड में नहीं है। उनके जो पोस्टर बॉय थे कन्हैया कुमार साहब, JNU के 20-21% वोट मिले हैं उन्हें, वो बेगूसराय से, उनके बारे में पूरे इंडिया से जो स्टार्स हैं वो गए थे, उन्होंने कैंपेन की थी, लेकिन जाहिर है कि वो नहीं जीत पा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राना अयूब, बहुत ज़बरदस्त किस्म की सहाफ़ी हैं, भारत की तहलका से वाबस्ता रह चुकी हैं, अल जज़ीरा के लिए लिखती हैं। मैं इनके अल जज़ीरा में मज़ामीन पढ़ता हूँ। इनकी जो वजह शोहरत है गुजरात के जो दंगों के बाद जो गुजरात फाइल्स है और उसके बाद से राना अयूब किस तरह की जो एक एडवेंचरस और ज़िंदगी और सख्त किस्म की ज़िंदगी गुजार रही हैं, उसके हिसाब से मैं इनका फ़ैन भी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइए, आपको तो कोई हैरत नहीं होगी राना, इसलिए कि आप तो बहुत अरसे से कह रही थी कि ये दिन तो ऐसा ही आने वाला है। जी तो यार, मैं हिंदुस्तान की अक्सरियत को और हिंदुस्तान में जो एक कम्युनल नफरत है उसको मैंने कई अरसे से बहुत नजदीक से देखा है। 1993 के जब दंगे हुए थे तब मैं 9 साल की थी, तब हमें घर छोड़कर जाना पड़ा। 2002 के दंगों में जब एंटी मुस्लिम राइट्स हुए थे तो मैं रिलीफ वर्कर के तौर पर वहां पर थी। उसके बाद मैं अंडर कवर रही हूँ गुजरात में स्टिंग ऑपरेशन करने नरेंद्र मोदी अमित शाह के रेजीम में। इन दोनों को मैंने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को काम करते हुए देखा है, इनके काम का तरीका मैंने देखा है। और मैंने एक हिंदुस्तान की एक नब्ज में देख रही हूँ पिछले 5 साल से, जो पल्स है हिंदुस्तान का, वो कहीं ना कहीं इनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी, जो हिंदू स्टेट का जो इनका एक पूरा गेम प्लान है, वो उसके झांसे में आ गया है। तो बहुत ही सरप्राइजिंग नहीं था ये रिजल्ट। मैं इनफैक्ट बहुत पहले से इसे एंटिसिपेट कर रही थी। आज सुबह मैं स्टॉकहोम में हूँ, जब मैं यहाँ उठी तो मैं बड़े आराम से उठी क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं थी। जहाँ हमेशा जो इलेक्शन रिजल्ट के लिए सुबह जो उठने की जल्दी होती है कि आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और फिर टेलीविजन चैनल पर जाते हैं। आज मैं यहाँ पर आज मैं सुबह 9 बजे उठ के मैंने बस लिख दिया कि इंडिया इज चोजन। क्योंकि जब आप जब मूड ऑफ द नेशन की अगर आप 5 साल में देखें कि यहाँ लिंचिंग जो होती है, जो मुसलमानों को बीफ के एलिगेशन पे उनको सड़क के बीच में मार दिया जाता है। आप साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसी इंसान को जो मालेगांव ब्लास्ट में जिनको चार्ज किया गया है अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उनको जब आप इलेक्शन में ले आते हैं और उनसे और वो नाथूराम गोडसे का अपना हीरो कहती हैं, तो आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर वो साहिबा अगर 3 लाख वोट से जीतती हैं तो कहीं ना कहीं एक कमेंट इस डेमोक्रेसी पर भी है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन राना, मैं फर्ज करें कि मैं एक हिंदुस्तान का वोटर हूं और मैं जाता हूं पोलिंग स्टेशन पे, मेरे सामने अल्टरनेटिव क्या है? एक स्ट्रॉन्ग मैन जो मोदी की शक्ल में मौजूद है, या बिखरी हुई अपोजिशन के जिसका कोई सिरा, कोई आंकड़ा मेरी समझ में नहीं आ रहा, और मैं ये कहता हूं कि अच्छा यार जैसा भी है वोट तो फिर मैं ऐसे ही दे देता हूं, क्या करें, दूसरी तरफ कोई है ही नहीं।
वही दूसरी बस वही बात रह जाती है कि भैया मोदी नहीं तो फिर क्या। और इस बार जो राहुल गांधी का कैंपेन है, लोग शुरुआत से कह रहे थे बड़ा एग्रेसिव कैंपेन है। मैं हमेशा से इसलिए नहीं क्योंकि कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना है, और लेकिन इसलिए क्योंकि आप देख लाइक इट और नॉट, बीजेपी जो है 24/7 पॉलिटिक्स खेलती है। 24/7 उनका दिमाग चलता है। वो फील्ड पे अगर इलेक्शन भी नहीं होते हैं तब भी वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। राहुल गांधी इलेक्शन से 1 साल पहले आते हैं और रफाइल का इश्यू उठाते हैं। 6 महीने बाद उनको अंदाजा हो जाता है कि भैया ये जो इश्यू है जमीन पर नहीं, लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं रूरल इंडिया में गई, जब मैं गाँव में गई, लोग कहते हैं भैया तो अमीर आदमी का इश्यू है। अब आप ये कैसे भूल सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो एक रूरल पॉपुलेशन है। अगर उसको लगता है कि आप एक अमीर इंसान का इश्यू लेके आ रहे हैं, उनकी बात नहीं समझ रहे, उनकी जबान नहीं समझ रहे हैं, तो आपका ये फेलियर था और आपको इस फेलियर को बीच रास्ते एक्नॉलेज करना चाहिए था। कांग्रेस बिखरी हुई पार्टी है, ऑपोजिशन बिखरा हुआ है, बहुत सारी ईगो है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ उनका ईगो था, उत्तर प्रदेश में उन्होंने महागठबंधन के वोट काटे हैं, और दीगर स्टेट में अगर आप उनको देखिए तो उनकी जो दानिशमंदी थी वो नहीं है इस वक्त कांग्रेस पार्टी में। तो ऐसे हालात में बिल्कुल ये लेजिटिमेट है कि बीजेपी जैसी पार्टी अनअपोज्ड एक तरीके से इतनी मैसिव मेजॉरिटी के साथ इलेक्ट हो। एक वक्फा ले लेते हैं। राना हमारे साथ रहिएगा थोड़ी सी देर की, ज़ामिर आपके साथ दोबारा राब्ता करते हैं। वेलकम बैक जी। हमारी बात हो रही है मशहूर भारतीय सहाफ़ी राना अयूब साहिबा से, और मौजू आपको पता है कि एक और बार मोदी सरकार। तो राना, अभी आप बात कर रहे थे हिंदुत्व या हम हिंदू नेशनलिज्म की बात करें, तो एक चीज़ मैंने नोट की और मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप एक मेजॉरिटी को कैसे कन्विंस करते हैं कि जी आप असल में ख़तरे में हैं और ये जो माइनॉरिटीज़ हैं अगर हम ना होते तो ये आपको खा जाते। इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है? पिछले 1-2 साल में मैं देख रही हूँ एटलीस्ट अगर हिंदुस्तान के अगर आप व्हाट्सएप मैसेजेस को देखें तो जिस तरह से एक पूरी बीजेपी मशीनरी ने व्हाट्सएप को यूज किया, फेसबुक को यूज किया। आप बाबर से शुरू करते हैं, फिर औरंगजेब पे आते हैं, ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान का जो पूरा कल्चर है कैसे मुगलों ने टेक ओवर किया है। युगे इतना जो है कहते हैं कि ताजमहल के नीचे से जो महालय था। तो एक पूरी कम्युनिटी को आपने ब्रेन वॉश करने का जो तरीका इन्होंने एक हिंदुस्तान में मुसलमान और क्रिश्चियंस को मिला के 17% पॉपुलेशन है। आप एक 82% पॉपुलेशन को जिस तरह से इन्होंने ब्रेन वॉश किया है और जिस तरह रोज एवरीडे मेजॉरिटी विक्टिमहुड जिन्होंने पैदा किया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला किसी ने पहले इस्तेमाल नहीं किया है। ये देखिए आरएसएस का वर्ल्ड व्यू रहा है हमेशा से, पार्टीशन के बाद से आरएसएस का हमेशा से वर्ल्ड व्यू रहा है कि हम विक्टिम हैं डिस्पाइट बीइंग इन अ मेजॉरिटी। तो ये आरएसएस का जो मैंडेट है मोदी इसको लेके आगे चल रहे हैं। ऊपर से जो ढांचा है, जो फसाद है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, सबका साथ सबका विकास है, लेकिन अंदर से जो असलियत है वो तो आरएसएस की असलियत है। ये गवर्नमेंट से आरएसएस का ही एजेंडा है, ऊपर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये फसाद पहने हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली एक पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में जो इस विक्टिमहुड को का शिकार अपने आप को मानती है और उसको अपने आप को बड़ा वैलिडेटेड फील कर रही है। उसको लग रहा है कि हिंदू प्राइड है वो रिडीम कर दिया गया है हिंदुस्तान में। अच्छा, एक मुझे ये बताइएगा कि वहाँ के जो मुसलमान हैं उन्होंने भी खासा बीजेपी को वोट किया है, तो क्या वो भी ये समझ गए हैं कि अब हमें जो है जाहिर है हमारे पास कोई चारा नहीं है और हमें बीजेपी को ही सपोर्ट करना है क्योंकि पावर उसी के पास है, डिसीजन उसी ने लेने हैं, जो कुछ करना है बीजेपी ने ही करना है? नहीं, देखिए इस बार अभी जो मैं फिगर्स देख रही हूँ, पहली बात तो हिंदुस्तान में मुसलमानों का पोलिंग परसेंटेज इस बार कम रहा है बाकी सालों के मुकाबले। और जो अभी फिगर्स मैं देख के आ रही हूँ, मुझे एक आर्टिकल लिखना था, तो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स ने अभी भी महागठबंधन को नहीं बल्कि कांग्रेस को वोट दिया है, असम में भी, जहां पर एक प्रेडोमिनेटली मुस्लिम पार्टी है जो उसको ना वोट देकर कांग्रेस को वोट दिया है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हमेशा अपना यकीन जो है कांग्रेस पार्टी पर रखा है, भले ही असद ओवैसी आ जाए, कोई भी मुस्लिम बेस्ड पार्टी आ जाए, कभी उन पर अपना यकीन नहीं रखा है। तो जो बीजेपी को वोट देने वाला जो है, मुझे लग रहा है इस वक्त बहुत ज्यादा मिसमेकिंग भी है वो, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है ये फैलाना कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया। आई थिंक वो अभी तक मिसमेकिंग के रेल में है। रियलिटी ये है कि कम परसेंट मुसलमान बाहर आया था वोट करने, जिसने वोट भी किया है वो बटे हुए वोट है, मेजॉरिटी कांग्रेस को गई है। इसकी वजह से आप यूपी में जो रिजल्ट देख रहे हैं, महागठबंधन और कांग्रेस में स्प्लिट हुआ है, वन ऑफ द रीजन ऑफ दैट।
राना, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपने कहा सबका साथ सबका विकास जो है वो स्ट्रेटेजी, ये तो राना 2014 में बीजेपी ने बड़ी कामयाबी से चला ली और बाकी जो अपोजिशन थी जाहिर है बैकफुट पे थे, एग्रेसिवली चलाई। इस दफा उन्हें अच्छी तरह पता था कि सबका साथ सबका विकास 5 साल में नहीं हो पाया, तो फिर उन्होंने नेशनलिज्म का पुतला निकाल लिया और ये जो सबका साथ सबका विकास था ये ले लिया अपोजिशन ने, लेकिन अपोजिशन उसकी सही तरीके से उस तरह से मार्केटिंग ही नहीं कर सकी जो 2014 में बीजेपी ने की थी। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर नेशनलिज्म का मैं बुत निकाल लूं तो उसके आगे जात पात या इक्तिसादी परफॉर्मेंस या रफाइल स्कैंडल टिक सकता है क्या? जी मुझे नहीं लगता है। और दूसरी चीज, जैसे कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस पूरी गड़बड़ा गई थी। कांग्रेस को इस बात समझ में नहीं आ रहा था कि उनका इलेक्शन मिशन क्या है। अगर मोदी केदारनाथ जाते तो राहुल गांधी भी केदारनाथ चले आते थे, मंदिर मंदिर घूमते थे, ऑरेंज चोला पहन लेते थे, सैफरन चोला पहन लेते थे। तो उनको ये, जैसे अरुण जेटली ने एक बार कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब वोटर के पास चॉइस है ओरिजिनल हिंदू आइकन का और एक रेप्लिका का, तो वोटर तो ओरिजिनल के पास जाएगा। बिल्कुल। तो कांग्रेस का जो सॉफ्ट हिंदुत्व है वो बिल्कुल काम नहीं किया। उनको समझना चाहिए कि उनकी पार्टी, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो एक आइडिया ऑफ इंडिया की आइडियोलॉजी है। तो ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, राहुल गांधी ने कहीं भी लिंचिंग की बात नहीं की है, कहीं भी गुजरात इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में उन्होंने दंगों की बात नहीं की है। वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो ऐसे माहौल में उनको क्वेश्चन करने वाला बीजेपी को कोई नहीं है। जहां तक बीजेपी की बात है, ये पिछले 5 साल तक इन्होंने मंदिर चलाया, पिछले 5 साल से इन्होंने लिंचिंग चलाई, नेशनलिज्म चलाया, लेकिन फिर ये भी सवाल उठता है कि आप मंदिर से लोगों का पेट कब तक भरेंगे? 45 साल के सबसे लो आज अनएम्प्लॉयमेंट है, तो बीजेपी इस चीज को कैसे प्लेकेट करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर हिंदुस्तान के लोग फिर अपने आप को इस नेशनलिज्म के इस हवा में जो पूरा खड़ा किया है उसमें अपने आप को डुबोना चाहेंगे, अपने हिंदुस्तान का अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करेगी। जी बिल्कुल, मैं भी यही पूछना चाह रहा था कि अब लिंचिंग भी हो गई और माइनॉरिटीज़ को सप्रेशन भी हो गया। अब जब आए हैं तो जाहिर है एक नए कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं, तो आपको लगता है कि ये ऑपरेशन बढ़ेगा अब भारतीय माशरे में माइनॉरिटीज़ पे? एक डर जरूर है, लेकिन अब ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है कि क्या ये डर को, अगर ये प्रज्ञा ठाकुर को टुवर्ड द एंड ले आए हैं इलेक्शन के, तो ये क्लियर मैसेजिंग है कि शायद ये एजेंडा को और बढ़ाएंगे। लेकिन साथ साथ एक केवियाट भी है कि अगर इस एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब करेंगे? क्योंकि हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो भी तो गरीब है, वो भी भूख से मर रही है, उसका भी तो आपको पेट भरना होगा। तो वो पेट कब भरेंगे आप उनका? तो ये बैलेंस ही कैसे करेंगे वो आपको देखना होगा अगले 5 साल में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राना साहब आपसे। बहुत शुक्रिया राना साहब। आई नो यू हैव डिनर टू गो टू एंड बेस्ट ऑफ लक आपके आर्टिकल के साथ। एक चीज़ है कि मैं सल्यूट करता हूँ इनकी मशीनरी को, हाँ बीजेपी की, और मैं मतलब सिर्फ इनकी इलेक्टोरल मशीनरी की बात नहीं कर रहा, वैसे आप जिक्र कर रहे थे ना आरएसएस केडर्स, इनकी मैसेजिंग को, हाँ, क्योंकि अब जैसे राना साहिबा भी कह रही थी कि वो 2 नंबर बीजेपी बनने के चक्रों में थी, कॉपी कैट। जो आप पूरी इतनी मीडिया डोमिनेंस, मेन स्ट्रीम मीडिया डोमिनेंस, सोशल मीडिया डोमिनेंस, नैरेटिव डोमिनेंस मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी। तो इसकी तो दाद देनी चाहिए। नहीं, दाद बॉस बनता है। मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल ट्रंप वाला ही काम हुआ है, वेरी सिमिलर। हाँ, वेरी सिमिलर। कि आप देखिए, मीडिया कुछ और प्रिडिक्ट कर रहा था, पूरा इंडियन मीडिया कह रहा था कि मतलब इसमें तो नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं। एग्जिट पोल से पहले आप चले जाए ना, तो कम से कम देखिए। नहीं, आई वुड डिसएग्री विद यू मुबशिर कि बाय एंड लार्ज मीडिया, इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया प्रो बीजेपी बिल्कुल है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पल्स जो है वो उस तरह, इवन एग्जिट पोल्स भी आए थे, उन्होंने भी इतनी तो पल्स तो छोड़ दो, इन लोगों ने तो हाँ, दिल को हथेली में रखा हुआ है यार। तो इस लेवल ऑफ पल्स यार, इस लेवल इनका डिसिप्लिन, इनकी मशीनरी, इनकी स्ट्रेटजी काबिल तारीफ है, सीखने बिल्कुल लेसन टू बी लर्न्ड। वेलकम बैक। आज हमारा पूरा प्रोग्राम ही इंडियन इलेक्शन के बारे में है। अभी आपने वक्फे से पहले जो मुमताज़ जर्नलिस्ट थी राना अयूब साहिबा, उनके ख्यालात सुने। इस वक्त हैं हमारे साथ हिंदुस्तान टाइम्स के फॉरेन एडिटर रज़ा हसन लश्कर। रज़ा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि
बॉलीवुड जाहिर है कि हम सब उसके असीर हैं। ये जो अमित शाह साहब हैं, इनकी डायरेक्शन में 2 बार कामयाब फिल्में बन चुकी हैं, 2014 की और 2019 की ब्लॉकबस्टर। तो क्या ये मेरा अंदाज़ा सही है कि फिल्म डायरेक्टर असल में अमित शाह हैं और हीरो जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं? जी देखिए, ये आपको ये बिल्कुल जाहिर ये बात है कि जो अमित शाह साहब है वो एक बहुत ही काबिल ऑर्गेनाइजर है। वो एक जो लोगों का जो ख्यालात है, ग्राउंड पे जो सिचुएशन है, वो बिल्कुल उन चीज़ों से वाकिफ है। और इसी वजह से उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल कैंपेन्स चलाए हैं। या तो आप स्टेट इलेक्शंस की बात करें या नेशनल इलेक्शन की बात करें, उनका मतलब आप ये कह सकते हैं कि लोगों का जो पल्स है उसके ऊपर उनका बड़ा एक मजबूत हाथ है। तो इसी वजह से उनके जो प्रोडक्शंस, जैसे आप कह रहे हैं, उनके प्रोडक्शंस काफ़ी कामयाब होते हैं। अच्छा रजा, मैं जानना चाह रहा हूँ थोड़ी सी जो मैसेजिंग स्ट्रेटजी है पूरी बीजेपी की, और इसमें हमने देखा है कि, और देखिए बालाकोट में भी मतलब जो क्लेम्स किए गए थे वो शायद इंटरनेशनल मीडिया में भी एक्सेप्ट नहीं हुए। फिर हम देखते हैं कि एक फेक न्यूज़ और फेक मैसेजिंग की भी एक मतलब एवलॉन्च आती है, और ऑल्ट न्यूज़, SM होक्सले और बाकी लोग कह रहे होते हैं कि सर नहीं, ये गलत खबर है। लेकिन क्या लोगों तक वो बात नहीं पहुंचती? लोग फिर भी कन्विंस्ड हैं कि ये जो इमेज बनाया गया है यही दरअसल हकीकत है। कि देखिए, 2 चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो ये बात है कि जो आम हिंदुस्तानी है उनके सबके हाथ में एक मोबाइल फोन है। बिल्कुल। और जो मोबाइल फोन चलाते हैं ये ये नेसेसरी नहीं है कि जो भी चला रहा हो वो मतलब एजुकेटेड हो या इलिटरेट है। तो काफी जो मैसेजेस आते हैं, देखिए जब गांव में मैसेजिंग होता है तो फिर लोग ये नहीं देखते कि ये सच है या झूठ है। लेकिन बीजेपी की जो खासियत है, उनका जो मैसेजिंग स्ट्रेटेजी है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है मैसेजिंग के लिए, इसके लिए कोई भी मतलब आप कंपैरेबल एक काउंटर नैरेटिव आप इंडिया में नहीं ढूंढ पाएंगे। उनका इसमें बहुत ही ज्यादा सक्सेस रहा है। वो इस मैसेजिंग के थ्रू मतलब दूर दूर गांव में दूर मतलब जो स्टेट्स है जहां पे उनका प्रेजेंस पहले नहीं था वहां तक पहुंच पाए हैं। तो ये मैसेजिंग, ये जो फेक न्यूज, ये तो हम जो पढ़े लिखे लोग जो शहरों में रहते हैं हमें पता चलता है। लेकिन जब आप गांव में जाते हैं लोग ये नहीं देखते कि ये फेक न्यूज है या सच है या झूठ है। उनका मैसेज जो आ जाता है व्हाट्सएप ग्रुप पे, बस उसी को वो मानते हैं कि यही मतलब सच है और उसी को मान के चलते रहते हैं। लेकिन ये काम सिर्फ बीजेपी के हाथ में तो नहीं है। हम ये तो नहीं कह सकते साहब बीजेपी वाले ये कर रहे हैं, जाहिर है वो तो करेंगे। बाकी पार्टियां जो हैं उनको किसने रोका है कि वो काउंटर कर सके मैसेजिंग के जरिए या इस तरह की स्ट्रेटेजी बना सके? किसने हाथ पकड़ा है उनका? जी देखिए, एक अच्छे डेमोक्रेसी के लिए एक ऑपोजिशन का बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि पिछले 5 सालों में हमने एक मजबूत ठोस पैन इंडियन ऑपोजिशन बिल्कुल भी नहीं देखा है। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कम से कम उनको तो इतना कोशिश करना चाहिए था कि एक काबिल और एक मजबूत ऑपोजिशन के फोर्स में वो खड़े हो सके। लेकिन जो राहुल गांधी साहब का जो लीडरशिप रहा है, जो कांग्रेस पार्टी की जो ऊपर के जो लीडर्स है, वो बिल्कुल नाकाम रहे हैं। अब ये नेशनलिज्म की जो चाबी इनके हाथ आ गई है, उसके बाद अब इन्हें मजहबी एक्सप्लॉयटेशन की भी जरूरत नहीं है। आपको अंदाजा होगा कि नेशनलिज्म का जादू जहां जहां दुनिया में चला है उसका तोड़ फिर बड़ी मुश्किल से होता है, बड़ी बर्बादी के बाद होता है। बिल्कुल, मैं आपके साथ इस पे मैं समझता हूँ आप एकदम बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब जो बात ये है, देखिए ये भी आपको मानना पड़ेगा कि मोदी साहब का जो अपील है वो एक पैन इंडियन अपील है। लोगों ने तो उनको वोट दिया है। तो ये देखना होगा कि वो कैसे अगले 5 सालों में कैसे चलाते हैं सरकार को, या वो मतलब वो जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, जो थोड़ा सा हार्ड लाइन एलिमेंट्स है, उनको थोड़ा सा वो मतलब लगाम देते हैं, मतलब उनको छूट देते हैं या कुछ लगाम लगाते हैं उनके ऊपर, वो देखना पड़ेगा। लगाम क्यों देंगे? देखिए जो उसी बुनियाद पे वो जीते, क्यों लगाम देंगे उन्हें? उनको तो इलेक्ट करा दिया है। देखिए आप
इलेक्शंस तो 2 बार जीत चुके हैं, लेकिन इंडिया के जो कुछ प्रॉब्लम्स है उनको आपको बिल्कुल एड्रेस करना पड़ेगा। एक तरफ जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जो जॉब्स के प्रॉब्लम्स है, वो अभी आप अगर टैकल नहीं करते हैं वो तो उभर के आएंगे, और उसके बाद आप चाहे जितना भी कोई और पॉलिटिकल प्लान यूज करे, उनको आगे जाके कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। अब मुबश्शिर आपका सवाल था। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। बहुत इंटरेस्ट है इन इलेक्शंस के बारे में, और पाकिस्तान के साथ जो भी बातचीत होनी है या नहीं होनी है, जो कुछ हुआ पुलवामा के बाद, उसके बाद फरवरी में जो कुछ हुआ, उसके बाद अब आपको क्या लगता है? कल एक चांस मीटिंग हुई हमारे वज़ीर ख़ारजा और आपकी वज़ीर ख़ारजा के माबैन, जिसमें कोई अच्छी मीठी कड़वी मीठी भी बातें हुई। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की तरफ अब भारत का रवैया क्या होगा? क्योंकि सबको ये पता था, आप भी कह रहे थे, हम भी कह रहे थे कि इलेक्शंस के बाद ही कुछ अगर होगा, टॉक्स होंगी, नहीं होंगी, कुछ वाज़े जो है दोनों के रिलेशंस में कुछ न कुछ डेवलपमेंट होगी। आपको लगता है कि देखिए, पहले बात तो जो कल बिश्केक की मीटिंग आप जिसका जिक्र कर रहे थे, मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान में उसमें थोड़ा ज्यादा ही अहमियत दिया गया है। वो कोई ऐसा जो 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 वो था, वो सारे फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पे बैठे हुए थे। ये कोई इतना बहुत मुझे नहीं लगता है हमें इस मीटिंग के ऊपर इतनी ज्यादा अहमियत देना चाहिए। दूसरी बात है, आप अगर देखें जो आज वर्ल्ड के लीडर्स है, काफी सारे लीडर्स के साथ मोदी साहब का फोन पे बातचीत हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ट्विटर पे एक्सचेंज देख लीजिएगा। इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया, कुछ घंटे बाद मोदी साहब ने उसका भी मतलब उसको एक्नॉलेज किया, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। तो मुझे नहीं लगता है, जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि हमारे जो मतलब जो हमारे जो रिलेशंस है उसमें कोई जो ठंड पड़ी हुई है काफी दिनों से, और खास करके बालाकोट और पुलवामा के बाद जो टेंशन आया हुआ है, मुझे नहीं लगता है ये बहुत ही एक मतलब एक प्रायोरिटी रहेगा यहाँ पे न्यू दिल्ली में उसको एड्रेस करने के लिए। काफी और इश्यूज है, वो शायद मैं समझता हूँ एजेंडा में ज्यादा उनको ज्यादा अहमियत दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू हम बहुत ही जल्द देखने वाले हैं। रजा, आप हमारे साथ रहिए, थोड़ी देर में आपको ज्वाइन कर रहे हैं एक वक्फे के बाद। थैंक यू। वेलकम बैक। भारतीय इलेक्शन ज़ेर बहस हैं। रज़ा लश्कर, फॉरेन एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स हमारे साथ हैं। रज़ा, ये बताइए कि अब जबकि एक भारी अक्सरियत मिल चुकी है, अब राज्यसभा में भी अगले जो चुनाव होंगे उसमें भी ज़ाहिर है कि बीजेपी को हो सकता है मेजॉरिटी हासिल हो जाए। उसके बाद ये हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कोई बेसिक डॉक्यूमेंट में चेंजेस आ सकती हैं कि जो सेकुलर एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक हिंदू राष्ट्र का ऑफिशियल दर्जा मिल सके, कुछ इस तरह हो सकता है? कि देखिए, ये इसके ऊपर जो बीजेपी की जो लीडरशिप है उन्होंने पब्लिकली तो कुछ कहा नहीं है। अगर आप मोदी साहब के आज के बयान को भी देखें तो उन्होंने कहा है कि वो सबका विकास चाहते हैं, सबका विश्वास चाहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को मान के चलेंगे। लेकिन जो बीजेपी की लीडरशिप है उनका ये कहना है कि वो कुछ चेंजेस तो करना चाहते हैं। ये उन्होंने कभी मतलब छुपाई नहीं है, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये सीक्रेट नहीं है, उन्होंने कभी छुपाया नहीं है। ये बहुत ही पुराना एक एजेंडा है, वो पहले से भी कह रहे हैं कि वो कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। तो ये आगे जाकर ही देखना पड़ेगा। कुछ लोगों का ये सबसे ज्यादा खर्चा है कि जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस है उसको शायद वो कुछ चेंज करना चाहेंगे। लेकिन अब वो नंबर्स के एतबार से तो इस पोजीशन में ग्रेजुअली आ सकते हैं ना, राज्यसभा में अगर मेजॉरिटी उन्हें मिल जाए कि वो चेंज कर सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो धीरे धीरे आहिस्ता वो जब राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, अगर वो ठीक से वो कैलकुलेटेड तरीके से वो अगर फंक्शन करते हैं तो बिल्कुल वो, और अगर ऑपोजिशन के हाथ में कोई मतलब ऐसे कोई स्ट्रेटेजी ना हो उनको काउंटर करने के लिए, वो बिल्कुल वो चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, चल तो वो ऑर्गेनाइज ही रहे और इलेक्शन ऑपोजिशन के पास कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं है। इस इलेक्शन ने जो कुछ लेसन दिए उनमें से एक ये है कि अब आज के बाद से जो भारत है
उसमें आप कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। आपको जो इक्तिसादी मसाइल हैं उसकी बजाय आपको जो नौजवान हैं या जो नई नस्ल है उससे जुड़ना पड़ेगा। तो बीजेपी ने तो कामयाबी से ये शो कर दिखाया है, बाकी पार्टियां जो हैं क्या उनको समझ में आई है कि उनके साथ हुआ क्या है और उन्हें आगे करना क्या है? जी देखिए, बॉक्सिंग में एक टर्म है, उसको कहते हैं पंच ड्रंक। आप इतने पंच खाते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता है कि आप कहाँ है, कैसे क्या हो रहा है। अगर आप देखें तो मुझे लग रहा था आज राहुल गांधी साहब का जो परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल एक पंच ड्रंक बॉक्सर की तरह था। मुझे लग रहा था कि उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, उनकी पार्टी कहाँ है। और अगर आप दूसरे लीडर्स को भी देखें वो भी लगभग वही एक हालात है उनका सबका। तो इनको तो पहले ये तय करना होगा कि मतलब ये करना चाहते क्या है। मतलब जो रीजनल पार्टीज है, जो कास्ट बेस्ड पार्टीज है, क्या वो यही चाहेंगे कि उनके जो छोटे मोटे जो स्टेट्स में जहाँ पे उनका अच्छा चल रहा है वहीं पे वो सीमित रहे, मतलब नेशनल कोई काम नहीं करना चाहेंगे, या तो वो ये बैठ के सोचे कि कोई एक मजबूत कोalition बनाए जो इलेक्शन से पहले बन सकता था। लेकिन मुझे नहीं लगता है ये होगा, क्योंकि सारे जो लीडर्स हैं उनका अपना अपना मतलब एक अना का मसला हो जाता है, वो एक साथ काम करना नहीं चाहते हैं। और जो बिल्कुल जो एक मतलब एक पैन इंडियन एक कोई मतलब मुझे चैलेंज तो अभी नोटिस नजर में नहीं आ रहा है। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि एक अच्छा बैलेंस डेमोक्रेसी के लिए एक मजबूत ऑपोजिशन भी जरूरत होता है। अगर आप एक ऑपोजिशन नहीं रहता है तो फिर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रहते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच रजा। टाइम खत्म हो गया, रजा से हम बात करते हैं। यार गेम बिल्कुल उलट गई है। मेरा ख्याल है कि जो पिछले 5 सालों में जो तब्दीलियाँ आई हैं भारत में, अगले 5 सालों के बाद शायद आप रिकग्नाइज ही ना कर सकें उस मुल्क को, बिकॉज अगेन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जब आ जाती है ना किसी के पास, बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और वो अथॉरिटेरियनिज्म जो आ जाता है ना, फिर वो हमने देखा, इवन टर्की में देखा, हर जगह देखा है। और जहाँ तक आपका ये सवाल था कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का, मुझे याद है कि मैंने रजा से ही ट्विटर पर पिछले इलेक्शन के बाद ये सवाल पूछा था कि यार मतलब देखें आखिरकार निक्सन ही गया था ना चीन, तो हो सकता है कि कोई राइट विंग हुकूमत, जैसे आजकल इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि यार हो सकता है कि बेहतर हो जाए, तो क्या बेहतर नहीं होगा? मुझे अभी तक उनका जवाब याद है, मेरे पास लिखा हुआ, पढ़ना चाहेंगे? वो था हा 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 हा। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी कुछ ऐसा ही है। वक्त लगेगा और जैसे हम हमेशा कहते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी, तो वक्त में तो बता दिया सर, प्रोग्राम ही बताएंगे। कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।